चमनपुर गांव में विजय अपने पिता घनश्याम के साथ सब्जियां बेचा करता। विजय को पढ़ने का भी शौक था। पिता के साथ सब्जियां बेचने के बाद कुछ समय निकालकर विजय पढ़ाई किया करता। एक दिन रोज की तरह विजय अपने पिता के साथ बाजार में सब्जी बेच रहा था। एक आदमी उनकी दुकान पर आता है। अरे भैया, ये लौकी कितने की दी? 25 रुपए किलो है भाई। भाई, बहुत महंगी सब्जी दे रहे हो, कुछ कम कर लो। अरे भाई, इतनी महंगाई के जमाने में क्या कम करूं? हमें भी तो महंगे दामों में मिलती है सब्जी। फिर भी चलो, आप 20 रुपए दे देना। बताइए कितनी चाहिए आपको लौकी? 2 किलो दे दो। विजय उस आदमी को सब्जी देने लगता है। तभी उसकी दुकान पर एक और आदमी आता है। और भाई, कैसी चल रही है तुम्हारी सब्जी की दुकान? दुकान तो अच्छी चल रही है भाई, पर माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे नहीं जानते? ठीक है, कोई बात नहीं, जान जाओगे मैं कौन हूँ। ऐ बंसी, चल बता इन्हें मेरे बारे में। है सब्जी वाले, ये योगेश भैया हैं, इस गांव के सबसे बड़े जमींदार रघुनाथ जी के बेटे, जिनकी पूरे चमनपुर गांव में चलती है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जो योगेश भैया कहे वही करो। सुन लिया सब्जी वाले, अब तो जान गए मैं कौन हूँ। चलो, अब एक काम करो, आज की जितनी कमाई हुई है वो सब निकाल के मुझे दो, और खूब सारी सब्जियां एक थैले में करके दो। घर जाकर पका के खाऊंगा। नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। विजय बेटा, चुप हो जाओ। नहीं पापा, ये गलत है। हम अपनी मेहनत की कमाई तुम्हें क्यों दें? माना तुम जमींदार के बेटे हो, तो क्या हम गरीबों को परेशान करोगे और हम चुपचाप सहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मना करे? योगेश गुस्से में आकर उसकी सारी सब्जियां गिरा देता है। सारी सब्जियां खराब हो जाती हैं। ये देखकर विजय भी गुस्से में आ जाता है। तभी घनश्याम झट से पुलिस को फोन लगाता है। पुलिस आकर योगेश को पकड़ लेती है। तभी योगेश का पिता जमींदार रघुनाथ आ जाता है। इंस्पेक्टर, तुमने मेरे बेटे को कैसे पकड़ा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बेटे को पकड़ा? जमींदार साहब, ये आपका बेटा है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी इन्हें छोड़ देता हूँ। आगे से याद रहे, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर जमींदार रघुनाथ अपने बेटे योगेश को छुड़ाकर वहां से ले जाता है। यह सब देख विजय इंस्पेक्टर से कहता है, सर, आपने उसे छोड़ क्यों दिया? उसने तो अपराध किया है। अरे क्यों फालतू की आफत मोल लेते हो? तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, रघुनाथ तुमसे कुछ बोला नहीं, वरना तुम्हें पता है वो कितना खतरनाक आदमी है। ये सब पावर वाले लोग हैं, इनसे कभी मत उलझा करो। अब तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे चक्कर में मेरी भी नौकरी चली जाती। विजय और घनश्याम दोनों घर आ जाते हैं। बेटा विजय, सब्जियां तो सारी खराब हो गई। चलो दूसरी ले आते हैं, बेचने भी तो जाना है। नहीं पापा, अब मैं ये साधारण जिंदगी नहीं जीना चाहता। मैं जान गया हूँ, जब तक तुम्हारे पास पावर नहीं है तब तक तुम्हें लोग ऐसे ही परेशान करेंगे। और पापा, हमारे जैसे और लोगों को भी ये इसी तरह सताते रहेंगे।
अब मैं अपना डिप्टी मिनिस्टर बनने का सपना पूरा करके रहूंगा, तभी मैं यह समाज सुधार पाऊंगा। विजय उस दिन से खूब मेहनत करने लगता है। बहुत मेहनत करने के बाद एक दिन विजय उसी जिले का डीएम बन जाता है। फिर वह एक दिन उसी थाने में जाता है। अरे तुम फिर आ गए। तुम अभी तक उस बात को भूले नहीं। वो लोग पावर वाले लोग हैं, तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम नहीं, आप। और अब कोई कितना भी पावर वाला हो, उसे कानून के अनुसार चलना होगा, समझे? सलाम साहब। हवलदार, तुम इन्हें सलाम कर रहे हो? हाँ सर, आप जानते नहीं, अब ये हमारे जिले के नए डीएम साहब हैं। डीएम सर? और आप? माफ कर दो विजय सर, मैं क्या करता। मैंने कभी कानून तोड़ना नहीं चाहा, पर आपसे पहले जो डीएम या ऊंची पोस्ट के लोग थे, वे ही ऐसे लोगों को सपोर्ट करते थे। फिर उनके आगे मेरी क्या चलती। ठीक है, पर अब से सारा काम ईमानदारी से और कानून को ध्यान में रखकर होना चाहिए। और उन लोगों को पकड़कर सजा दो, क्योंकि वो सिर्फ मेरे अपराधी नहीं हैं। न जाने ऐसे कितने गरीब और मासूम लोग होंगे जिन्हें वो सताते रहते हैं। विजय उस जमींदार और उसके बेटे योगेश को गरीबों को लूटकर उनकी जिंदगी बर्बाद करने के जुर्म में सजा दिलवाता है। चमनपुर गांव में रामरत्न नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सीता के साथ रहता है। वे दोनों पढ़े लिखे तो नहीं हैं, परंतु बहुत ही मेहनती और अच्छे स्वभाव के हैं। रामरत्न को पढ़ने का शौक था, परंतु गरीबी के चलते वह कभी पढ़ नहीं सका। उसका एक बेटा है, राजू। रामरत्न का कहना था, मैं तो कभी नहीं पढ़ सका, परंतु अपने बेटे को जरूर पढ़ाऊंगा। रामरत्न खूब मेहनत मजदूरी करता है और काफ़ी अच्छे पैसे इकट्ठे कर लेता है। एक दिन रामरत्न के घर उसके दूर का रिश्तेदार आता है। अरे मामा जी, आइए और बताइए कैसे हैं आप? अच्छा हूँ बेटा। पापा पापा, ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारे दादाजी हैं, नमस्ते करो। नमस्ते दादाजी। नमस्ते बेटा। राजू, बेटा स्कूल जाते हो? किस क्लास में हो? सेकंड स्टैंडर्ड दादाजी। अरे वाह, खूब पढ़ो लिखो। बेटा रामरत्न, मैं तुम्हारे पास एक बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ। हाँ मामा जी, बताइए क्या बात है? बेटा, मुझसे तुम्हारी ये गरीबी के दिन देखे नहीं जाते। मैं देखता रहता हूँ तुम काफ़ी परेशान रहते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे गांव में एक बहुत अच्छी और उपजाऊ ज़मीन है जो बहुत अच्छी फसल पैदा करती है और सस्ती भी है। मैं चाहता हूँ तुम उसे खरीद लो। बेटा, मैं किसी और को भी खरीदवा सकता था, पर तुम काफ़ी गरीब हो, परेशान रहते हो और फिर तुम मेरे अपने हो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें ही ये ज़मीन सस्ते में दिलवा दूं। रामरत्न और उसके मामा की बात सीता सुन लेती है और वह रामरत्न को बुलाती है। सुनिए, आप जरा इधर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है सीता? देखिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, आप वो जमीन मत खरीदिए। अरे सीता, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही। आखिर वो हमारे मामा हैं, हमारे बारे में बुरा थोड़ी ना सोचेंगे। वो इतना अच्छा मौका हमें दे रहे हैं। अगर हमें जमीन सस्ते में मिल रही है तो उसे खरीदने में तो हमारा फायदा ही होगा। क्या फायदा होगा, बताइए मुझे। क्या आपको खेती करना आता है? देखिए, सोच समझ कर काम कीजिए। माना कि वो आपके मामा हैं, पर आज के ज़माने में किसी पर ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए। आपने बड़ी मेहनत से थोड़े से पैसे इकट्ठे किए हैं, मेरी बात मानिए।
हम कोई अच्छा काम धंधा कर लेंगे, कम से कम घर में 4 पैसे तो आएंगे। सीता, तुम परेशान मत हो, ज्यादा मत सोचो, सब अच्छा होगा। कैसे ना सोचूं, मुझे पता है ये गलत करने जा रहे हैं आप। आज अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो कल ऐसा ना हो कि पछताना पड़े। अरे सीता, तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे मेरे मामा मुझे ठग रहे हों। ठीक है, जाइए, मत सुनिए मेरी, जो मर्जी आए वो कीजिए। क्या हुआ बेटा, कोई बात है? नहीं नहीं मामा जी, वो सीता कह रही थी कि हमें खेती करना तो आता नहीं है और ना ही हमें इसकी कोई जानकारी है, हम खेती कैसे करेंगे। अरे बेटा राम रत्न, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारा मामा। तुम पैसे लगा दो बस, बाकी खेत की रखवाली, खेत की पैदावार की जिम्मेदारी मेरी। मैं हर साल तुम्हारे खेत में पैदा हुआ सारा अनाज तुम्हारे घर भिजवा दिया करूँगा। रामरत्न अपने मामा की बातों में आकर वह खेत खरीद लेता है। मामा उस खेत में फसल लगाता है। पहली बार रामरत्न के घर अनाज भिजवा देता है। रामरत्न और सीता दोनों खुश होते हैं, परंतु दूसरी बार से रामरत्न के घर कोई अनाज नहीं आता। रामरत्न सोचता है, हो सकता है इस साल ज़्यादा अनाज ना हो पाया हो, खेती में नुकसान भी तो कभी कभी हो जाता है। परंतु तीसरी बार भी अनाज नहीं आता। रामरत्न अपने मामा के पास पता करने जाता है, परंतु उसके मामा का कोई अता पता नहीं होता। रामरत्न घर लौट आता है। देखा, मैंने कहा था ना कि हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आपने मेरी एक ना सुनी। जो काम नहीं आता हो उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। उन्हीं पैसे से अगर हम कोई अच्छा काम धंधा शुरू करते तो आज हम खुश होते। रामरत्न के पास सीता की बातों का कोई जवाब नहीं था। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने सीता की बात क्यों नहीं मानी। रामरत्न पुलिस के पास अपने खेत के कागजात लेकर जाता है। अपने मामा के नाम FIR दर्ज करवाता है। पुलिस के छानबीन के बाद पुलिस को पता चलता है, रामरत्न, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। तुम्हारे ये कागजात नकली हैं। दरअसल वो खेत तुम्हारे नाम है ही नहीं, वो खेत तुम्हारे मामा के नाम है। देखो रामरत्न, खेत में भले ही तुम्हारे पैसे लगे हों, पर वो खेत तुम्हारा है, इस बात का कोई सबूत तुम्हारे पास नहीं है। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे खेत पर तुम्हारे मामा का कब्जा है। पुलिस की बात सुनकर मानो रामरत्न और सीता के पैरों तले से जमीन खसक गई हो। दोनों बहुत रोते हैं। काफ़ी साल बीत जाते हैं। रामरत्न का बेटा बड़ा हो जाता है और पढ़ लिख कर एक अच्छा वकील बन जाता है और अपने मामा के खिलाफ फ्रॉड का केस कर देता है। मामा के पास जब कोर्ट से समन जाता है तो वह हैरान रह जाता है। वह रामरत्न के पास जाता है माफ़ी मांगने के लिए। बेटा रामरत्न, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ कर दें? और आपको? हरगिज नहीं, आपको तो मैं सज़ा दिलवा कर रहूँगा। जाने दो बेटा, छोड़ो। नहीं पापा, आप भूल सकते हैं, मैं नहीं, कि कैसे इन्होंने आपको रुलाया था। आप नहीं जानते। पापा सिर्फ आपके ही अनपढ़ होने का ही नहीं, इन्होंने कई लोगों के साथ उनके पढ़े लिखे न होने का फ़ायदा उठाया है। पापा, माफ़ उसे किया जाता है जो अनजाने में एक बार गलती करे, उसे नहीं जो जानबूझकर लोगों को धोखा दे। राजू केस जीत जाता है और उसे खेत भी मिल जाता है और मामा को सजा भी होती है।